हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ के बारे में। हर तरह की डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या डिसेबिलिटीज़ हैं और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे आज इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कितने टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ हैं। 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ओके, इससे पहले एक एक्ट था पीडब्ल्यूडी एक्ट, दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1997। उसमें क्या था, उसमें था 1995, उसमें था 7 डिसेबिलिटीज। ओके, उसके अकॉर्डिंग थी 7 डिसेबिलिटीज। फिर उसके बाद इसको अमेंड करके उसमें चेंजेस करके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लाया गया, दैट इज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज मतलब 14 डिसेबिलिटीज को और ऐड कर दिया 7 में। ओके, तो ये सारी वही डिसेबिलिटीज है, इनको हम डीप में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लाइंडनेस से। सो ब्लाइंडनेस मीन्स अंधा, है ना, जिसको दिखाई नहीं देता है, जो देख नहीं सकता है, मतलब जिसको बिल्कुल टोटली ब्लैक दिखता है। ब्लैकनेस ऑफ विजन विद द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश डार्कनेस फ्रॉम ब्राइट लाइट टू इन ईदर आई। ठीक है, दोनों आंखों से उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, मतलब वो अंतर नहीं बता सकता कि कौन सी ब्राइट लाइट है। तो बेसिकली उसको क्या दिखता है, बिल्कुल ब्लैक। ओके, डार्कनेस दिखता है, उसको दिखाई नहीं देता। वो क्या है, वो आएगा किसमें, हमारे डिसेबिलिटीज एक्ट में, दैट इज ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। ओके, बेसिकली अगर हम बात करें जो ब्लाइंडनेस है, या फिर आप बोल सकते हो जो ये डिसेबिलिटीज हैं, अगर इसका बेंचमार्क देखा जाए कि आपके अंदर या फिर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कितनी परसेंट डिसेबिलिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, तो 40% डिसेबिलिटी बेंचमार्क दिया हुआ है कि आपका 40% या 40% से ज़्यादा डिसेबल्ड होना चाहिए वो अंग। ओके, सो आफ्टर दैट इज द लो विजन। ओके, जैसे ब्लाइंडनेस क्या हो गया, जब आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाता, बिल्कुल ही आपको ब्लैक दिखाई देता है। लो विजन इन द सेंस की आपको बहुत कम दिख रहा है, बहुत कम ब्लर दिखता है सारी चीजें ना। तो विजुअल इम्पेयरमेंट्स इवन आफ्टर करेक्शन बट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क विद अप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइसेस, कि आप कुछ असिस्टिव डिवाइसेस के जरिए, जैसे आपको ऐसे लेंस लगा दिए जाएंगे जो बहुत ही अप्रोप्रिएट होंगे आपके लिए, तो वो क्या हो गए, वो विजुअल इम्पेयरमेंट्स में आ गए। ओके, सो लो विजन मीन्स अ कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नेमली। तो लो विजन इन द सेंस की जब आपको बहुत कम दिखाई देता है, तो उसमें आपके अंदर दो कंडीशंस होनी चाहिए जब आप क्वालिफाई करोगे, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट इज आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अंदर। ओके, so first is visual acuity not exceeding 6 by 18 or less than 20 by 16 up to 3 by 60 or up to 10 by 200. ठीक है, in the better eye with best possible correction. Okay, after that is limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 डिग्री। ओके, आपको मतलब बहुत ही कम इन द सेंस की ब्लर आपको दिखाई देता है, बट आप असिस्टिव डिवाइस के जरिए कुछ परसेंट देख सकते हो, बट उसका भी बेंचमार्क होना चाहिए 40%। ओके, आफ्टर दैट इज द लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। तो लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन होते हैं जिनको एक बैक्टीरिया, जिससे बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, वो उससे ग्रसित होता है। तो लेप्रोसी इज अ क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज की बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आप ठीक हो सको अगर आप अर्ली एज इंटरवेंशन कर लो। ओके, सो इट मेनली अफेक्ट्स द स्किन, द पेरिफेरल नर्व्स, मस्कुलर सर्फेसिस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द आइज। तो बेसिकली किसको अफेक्ट करता है, आपकी स्किन को। आपकी स्किन में ऐसे धब्बे धब्बे से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, और आपके हाथों में जो आपकी उंगलियां हैं वो भी बिल्कुल मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो होती ही नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी होती है। ओके, तो पेरिफेरल नर्व्स को और मस्कुलर सर्फेसिस को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। ओके, आफ्टर दैट इज अ हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स कि आपको बहुत कम सुनाई देता है। सो इट इंक्लूड पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ हियरिंग, या तो बहुत ही कम सुनाई देता है या बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता। ओके, तो वो हियरिंग इम्पेयरमेंट में आ गया कि जो सुनने के लायक या फिर जो सुन नहीं सकता। सो डिवाइडेड इनटू डेफ एंड द हार्ड ऑफ हियरिंग थी। एक होता है डेफ, मतलब बिल्कुल ही जो बहरा जिसे बोलते हैं, जिसको 70 डेसिबल एंड अबव हियरिंग लॉस है इन स्पीच फ्रीक्वेंसीज, की उसे बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता कितना भी बोल लो उसका। क्योंकि हार्ड ऑफ हियरिंग इन द सेंस की जिसको बहुत, जैसे आप देखते हो ना एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको सुनाई कम देने लग जाता है, तो वो बेसिकली एज के अकॉर्डिंग है। बट आपको अर्ली स्टेजेस में या फिर आपके अर्ली ईयर्स में अगर सुनाई नहीं देगा, तो आप किसके अंडर में हो, आप डिसेबल्ड पर्सन के अंडर में हो,
दैट इज फ्रॉम 60 to 69 डेसिबल हियरिंग लॉस है अगर आपके अंदर, ओके। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज द स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। तो बेसिकली स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू कि आपको सुनाई इन द सेंस कि जो आप बोल रहे हो वो अच्छे से नहीं बोल रहे हो, आप तो इतला रहे हो, हकला रहे हो बोलते टाइम, है ना, अपने बात को ध्यान से अच्छे से नहीं रख पा रहे हो, तो वो भी डिसेबिलिटी के अंडर में आएगा। सो परमानेंट इम्पेयरमेंट इन स्पीच और लैंग्वेज ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल और अदर कंडीशन, या तो न्यूरोलॉजिकल अगर कोई अफेक्ट है आपके अंदर, कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको जो परमानेंट इम्पेयरमेंट है कि परमानेंटली आप कभी अच्छे से बोल नहीं पाते, कुछ असिस्टिव डिवाइसेस के जरिए ही थोड़ा बहुत बोल सकते हो, नहीं तो आपको लैंग्वेज डिसेबिलिटी है कि आप गलत वर्ड्स पढ़ते हो, है ना, या फिर आप बोल ही ढंग से नहीं पाते हो। सो इसके अंदर में आएंगे दो तरह के डिसेबिलिटीज, दैट इज डायसल्थरिया और एफेजिया, ओके। डायसल्थरिया क्या है? अ मोटर स्पीच डिसऑर्डर है कोज्ड बाय डैमेज टू नर्वस सिस्टम, की जब आपका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है जिसकी वजह से आपका बोलने में मतलब एक तरह से बैलेंस नहीं बन पाता, ओके। सो द मसल इन्वॉल्व इन स्पीच प्रोडक्शन, डिफिकल्टी विद प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें क्या होता है कि आपको बोलने में दिक्कत आ रही है, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो वर्ड्स का, आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो। चेंजेस इन वॉइस वॉल्यूम और पिच, कि आप धीमा बोल रहे हो या फिर बहुत ही लाउड बोल रहे हो, या फिर बहुत ही तेज तेज मतलब फास्ट रैपिड स्पीड में बोल रहे हो, या स्लो बोल रहे हो, ओके। फिर आ जाता है अफेजिया। अफेजिया इज लैंग्वेज डिसऑर्डर कोज्ड बाय डैमेज टू ब्रेन लैंग्वेज सेंटर, ओके। तो ये एक तरह से लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो ब्रेन के लैंग्वेज सेंटर के डैमेज होने से होता है। सो इंक्लूड डिफिकल्टी फाइंडिंग द राइट वर्ड्स, कि आप अपने बोलने के लिए राइट वर्ड्स नहीं ढूंढ पा रहे हो। जैसे आपको कभी कभी लगता है कि आप बोल रहे हो तो आपको कोई सही शब्द नहीं मिल रहा उसको बताने के लिए, उसका मीनिंग बताने के लिए। सो बेसिकली अफेजिया जो, बट आपका ये जो परसेंट होना चाहिए 40% होना चाहिए, ओके। तो यूजिंग करेक्ट ग्रामर, कि आप करेक्ट ग्रामर का भी यूज नहीं कर पा रहे हो, और अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर्स आर सेइंग, कि आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, ओके। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट इज द लोकोमोटर डिसेबिलिटी। सो इट मीन्स कि जब आप चल फिर नहीं पाते हो, इम्पेयरमेंट ऑफ बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स, कि आपकी टांगे टूटी हुई है या फिर आपके हाथ टूटे हुए हैं, आप नहीं चल फिर पा रहे हो, ना आप कुछ कैच वगैरह कर रहे हो, ओके। तो लिम्स में आपके जो लिम्स हैं वो या तो खराब हैं या फिर है ही नहीं, तो बेसिकली वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आते हैं, ओके। आफ्टर दैट इज ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन, है ना, बोनापन भी किसके अंडर में आएगा? डिसेबिलिटी के अंदर में आएगा, ओके। सो इट मीन्स कि एडल्ट हाइट ऑफ 4 फीट 10 इंचेस, की जो 147 सेंटीमीटर से बिलो है ना, या फिर इतनी हाइट है उसकी 4 फीट 10 इंच, और लेस ड्यू टू मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन की, या तो जेनेटिक कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन की वजह से उसकी हाइट बहुत कम रह गई है, तो वो भी डिसेबल्ड पर्सन में आएगा। आफ्टर दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इट मीन्स कि बिलो एवरेज कॉग्निटिव फंक्शंस एंड अडेप्टिव बिहेवियर इंक्लूडिंग कंडीशंस लाइक डाउन सिंड्रोम, जिनको डाउन सिंड्रोम होते हैं, जो अच्छे से बात समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, देखते भी है तो बिल्कुल अलग सा बिहेव करते हैं जो बच्चे, जैसे जिनमें आप देखते हो कि जिनकी जो आईज होती है छोटी छोटी सी होती है ना, स्मॉल ईयर्स होते हैं उनके, फ्लैट नोज ब्रिज होता है, शॉर्ट नेक होती है। इट मीन्स कि जो आपको ध्यान से सुन नहीं पाते, जिन जो एक तरह से उनका जो कॉग्निटिव फंक्शन है, मतलब जो उनकी सोच विचार की क्षमता है वो ढंग से नहीं हो पा रही है। सो ये आएंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज द स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज आती हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। सो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ ग्रुप ऑफ डिसेबल्ड कंडीशन दैट हैम्पर अ पर्सन इन एबिलिटी टू लर्न, लिसन, थिंक, स्पीक, राइट, स्पेल और डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कि आपको कोई ना कोई लर्निंग करने में, मतलब आपको सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जैसे जैसे आप लर्न करने में, सुनने में, या फिर सोचने में, बोलने में, लिखने में, स्पेलिंग लिखने में, ओके, या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हो गई। जैसे एक लर्निंग डिसेबिलिटी जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज डिसलेक्सिया। जब किसी को प्रॉब्लम हो रीडिंग एंड राइटिंग में, ओके, रीडिंग और राइटिंग में जब प्रॉब्लम होती है, इट मीन्स कि उसको डिसलेक्सिया है। और डिस्प्रैक्सिया क्या है? इनएबिलिटी टू मोटर प्लान टू मेक एन अप्रोप्रिएट बॉडी रिस्पॉन्स, कि आप जैसा बोलना चाह रहे हो वैसा आप बॉडी अपनी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो। इनएबिलिटी टू मोटर प्लान, कि आप अच्छे से खड़े नहीं हो पा रहे हो एक जगह पे, है ना, रिस्पॉन्स आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से नहीं दे रही है बातों को, वो डिस्प्रैक्सिया। डिस्ग्राफिया मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, आप राइटिंग में आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। डिफिकल्टी विद द एक्ट ऑफ राइटिंग बोथ इन टेक्निकल एज वेल एज एक्सप्रेसिव सेंस, कि आप अपनी बात को लिख नहीं पा रहे हो, देयर में बी डिफिकल्टी विद स्पेलिंग, ओके, स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हो। फिर आ जाता है डिस्कैलकुलिया, दैट इज रिलेटेड टू मैथमेटिकल इश्यूज, जो आपको कैलकुलेशंस में दिक्कत आ रही है तो वो डिस्कैलकुलिया। आफ्टर दैट इज अटेंशन डेफिशिएंट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, दैट इज ADHD। इट मीन्स कि आप
क्या जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लासरूम में, आपने भी देखे होंगे, जो एक जगह बैठ ही नहीं पाते, हाइपर एक्टिविटी करते हैं, उनको कितना भी बोलो फिर भी शरारत करते रहते हैं, तो वो बेसिकली किससे ग्रसित है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से। जो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होती है और इम्पल्सिविटी होती है, बहुत ज़्यादा एक तरफ एक जगह पे शांत नहीं बैठ पाते हैं। ओके, उनमें ज़रा भी सुनने की भी क्षमता नहीं होती है कि वो एक जगह बैठ के सुन ले टीचर्स को। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। इट मीन्स कि ये क्या है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है कि आप बातचीत नहीं कर पा रहे सोसाइटी में सोशल बीइंग नहीं बन पा रहे हो, अच्छे से बिहेवियर नहीं अच्छा कर पा रहे हो, कि बिल्कुल चुप बैठे रहते हो, सोशल इंटरेक्शन आपकी बहुत कम है, टिपिकली फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, कि आप बहुत छोटे से ही ये सब चीज़ें आपके अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो जैसे मोटर डिफिकल्टी, आप बॉल नहीं कर पा रहे हो, बैटिंग नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज है आपके अंदर में कि आप बात नहीं कर पाते अच्छे से, है ना, अपने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे। सेंसिटिविटी टू चेंज एंड स्टिमुलेशन, कि आप एक्ट भी नहीं कर पाते हो अच्छे से, किसी की नकल भी नहीं कर पाते हो, या फिर आप चेंज करने में बहुत ज़्यादा घबराते हो किसी चेंज आने से, जैसे आपको नई जगह पे ले जाया जाए, नए स्कूल में ले जाया जाए, रिपीटेटिव बिहेवियर करते हो कि एक ही बिहेवियर को बार बार करते रहते हो, सोशल इम्पीडमेंट होती है कि आप सोसाइटी में जाने से थोड़ा डरते हो। ओके, आफ्टर दैट इज मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस इज द डिसऑर्डर रिलेटेड टू मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन और बिहेवियर, की जो डिसऑर्डर है आपके मूड से, कि आपके मूड स्विंग होते हैं, परसेप्शन आपके अलग अलग हो जाते हैं ना, या फिर ओरिएंटेशन और बिहेवियर से रिलेटेड, जैसे स्काइजोफेरनिया। ओके, स्काइजोफेरनिया या फिर डिप्रेशन इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं आएगी, जिसमें हमने दैट इज डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, वो नहीं आएगा। इसमें आएगा कि और जो उसके अलावा जो बीमारियां हैं और जो उसके अलावा डिजीज है वो। ओके, जैसे सिम्टम्स क्या हैं इसके, डिल्यूजन्स होते हैं आपको, हेलुसिनेशंस होते हैं, डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है कि आप मन ही मन कुछ चीज़ें सोचते रहते हो, बिल्कुल एंग्जाइटी फील करते हो, है ना, वो सारी चीज़ें। फ्लैटेंड इफेक्ट होता है, आपको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का। या फिर रिड्यूस स्पीच होती है कि आप बोलते ही बहुत कम हो, मतलब बोलना ही नहीं पसंद करते, और लैक ऑफ इनिशिएटिव, किसी में पार्ट भी लेना पसंद नहीं करते। ओके, after that is cerebral palsy. So cerebral palsy is the non-progressive brain damage causing motor disability, muscle stiffness and coordination issues. तो बेसिकली ये मोटर डिसेबिलिटी के अंडर में ही आएगी, कि इसमें क्या होता है, आपको मसल स्टिफनेस, की आपकी मसल जो है वो बिल्कुल प्रॉपर काम नहीं करती है, कोऑर्डिनेशन इश्यूज है कि आप हाथ पैरों का अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें क्या आएंगी, वो सेरिब्रल पाल्सी में आएंगी। After that is muscular dystrophy. तो muscular dystrophy is the group of genetic disease causing progressive weakness and degeneration of muscles, कि आपकी मसल्स अच्छे से बन नहीं पा रही है ना, अच्छे से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है, आपके अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा, जैसे ये बच्चा जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित है। ओके, आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट इज द क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, दैट इज इसमें क्या आएगा, इसमें कुछ डिजीज आएंगी, जैसे अल्कीमिजर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, डिस्टोनिया, या फिर ALS, या फिर ह्यूंटिंगटन डिजीज। ओके, या फिर न्यूरोमस्कुलर डिजीज। तो ये सारी किसमें आएंगी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में आएंगी। तो एल्कीमिजर का दे रखा है यहाँ पे, तो एल्कीमिजर मतलब कि आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन शो करते हो किसी काम के लिए, ट्रबल, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान से रहते हो, मेमोरी लॉस है आपके अंदर, या फिर आप बोल सकते हो ट्रबल विद फैमिलियर टास्क है, कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी फील करते हो अगर कोई नॉर्मल टास्क भी आपको दे दिया जाए तो, है ना, कुछ चीज़ों को आप ऐसे ही रख देते हो, उठा पटक के याद नहीं रखते हो, और मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, सो डिसेबलिंग इलनेस एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, की आपके अंदर क्या है, डिसेबलिंग इलनेस है, जिस मतलब कुछ पार्ट में। ओके, सो individual living with chronic neurological condition may experience a wide variety of symptoms that require healthcare and services। तो इनके लिए हेल्थ केयर और सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है कि आपको बहुत समय पहले से, या फिर जो अब ठीक नहीं हो सकती, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो आपके ब्रेन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, आफ्टर दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है आपके अंदर, अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के अंडर में ही आता है। ओके, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होगा, चेंज टू योर विजन, की आपके जो विजन है वो बदलता रहता है, बदल रहा है, आपको कभी कम दिख रहा है, कभी ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा इन द सेंस कि आपको कम ही दिख रहा है। ओके, मसल वीकनेस है आपके अंदर, कि आप चीज़ों को पकड़ नहीं सकते, आपके अंदर स्टिफनेस नहीं है ना, या फिर आप बोलते हो स्ट्रांग नहीं हो आप, बहुत ज़्यादा नमनेस रहती है आपके, जैसे सोया सोया रहता है आपका पैर, है ना, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा हाथ भी है, पेन रहता है, लॉस ऑफ बैलेंस रहता है, डिफिकल्टी विद कॉग्निटिव फंक्शंस होता है, कि आप चीज़ें याद नहीं रख पाते हो अच्छे से, या फिर मूड चेंजेस आपके अंदर होते हैं। फिर आ जाता है पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज इज द प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर अफेक्टिंग मूवमेंट, ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ओके, तो ये भी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंडर में ही आता है, प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम
तो इसके अंदर क्या आएगा कि आपको जैसे स्पीच चेंजेस रहती है आपकी, कभी आप तेज बोलने लग जाते हो, कभी स्लो बोलने लग जाते हो, और ट्रेमर आता रहता है हाथ में, जैसे आपके हाथ जो है वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं, उसमें झंझनाहट सी होती रहती है ना, स्लोड मूवमेंट्स होती है कि आप ढंग से चल भी नहीं पाते हो, रिजिड मसल्स होती हैं आपकी, एक बार बैठ गए तो फिर उठ नहीं पाते हो अच्छे से ढंग से, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे इनके सिम्टम्स हैं पार्किंसन डिजीज़ के। तो ये प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड है कि आपका जो ब्रेन है वो आपकी चीज़ों को और चीज़ों को नहीं करने दे रहा होता है। ओके, डिजीनेस होती है या फेंटिंग होती है, मन में तनाव सा होता है ना, ये सारी चीज़ें। सो आफ्टर दैट इज हीमोफोलिया। हीमोफोलिया, तो हीमोफोलिया क्या है, अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर ब्लड डजंट क्लोट नॉर्मली ड्यू टू लैक ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स की आपका जो खून है, अगर आपको चोट लग जाए तो खून बहना ही बंद नहीं करता, और आपको क्लोटिंग भी नहीं होती, मतलब आपका जो जैसे बोलते हैं ना कि जो रक्त है या फिर जो खून है वो जम जाता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, आपका खून बहुत लंबे समय तक रहता है, तो वो क्या है, हीमोफीलिया है। आफ्टर दैट इज थैलेसेमिया। तो थैलेसेमिया क्या, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है लीडिंग टू एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। तो इससे जो आपका हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन होता है, जो आरबीसीज होती हैं, उसका प्रोडक्शन बिल्कुल कम लेवल पे होता है, एबनॉर्मल तरीके से होता है, जिससे एनीमिया और फैटीग आपके अंदर देखने को मिलती है। जैसे नॉर्मल चिल्ड्रन तो ये है, और जो एबनॉर्मल है जिसका मेलफॉर्म रेड ब्लड सेल्स है ना, जैसे रेड ब्लड सेल्स और नॉर्मली तो होती है ऐसे है, बट उनके अंदर जो थैलेसीमिया से ग्रसित है उनके अंदर ऐसी होती है। ओके, इनका फेस भी ऐसा ऐसा सा होता है, पीला पीला सा टाइप। ओके, आफ्टर दैट इज सिकल सेल डिजीज। तो सिकल सेल डिजीज भी ये भी ब्लड से रिलेटेड ही डिजीज है। सो इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर होता है दैट कॉजेज क्रोनिक पेन, इन्फेक्शन एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है शरीर में, इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। तो रेड ब्लड सेल आपको इनहेरिटेड मतलब आपके माँ बाप से ही मिलती है। ओके, आफ्टर दैट इज मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा आपको डिसेबिलिटीज है आपके अंदर में, जैसे सेरिब्रल पाल्सी और ब्लाइंडनेस भी है आपके अंदर। ओके, तो दो या दो से ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो वो क्या हो गई, वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज आ गई। आफ्टर दैट इज एसिड अटैक विक्टिम। तो एसिड अटैक विक्टिम जो एसिड जिन पे अटैक होता है, एसिड अटैक होता है, वो भी इनके अंदर में आते हैं। दैट इज आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आते हैं 2016 वाले में। So individual disfigured or severely injured as a result of acid attack recognized under physical disability। तो physical disability के अंडर में आते हैं acid attack victim। so ये थी अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज बिल्कुल डीप में पढ़ी हमने। ओके, थोड़ी वीडियो भी लंबी रह गई होगी, बट उसके बाद अगर आप ये समझ लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप वीडियो देख लोगे तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like, comment and subscribe the channel, that is Easy Path Education। So thank you so much student for watching the video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।